हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के ऊपर कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। वर्तमान परिदृश्य परिदृश्य में हमारे आसपास क्या चल रहा है, हम उन विषयों के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और रिसेंट पास्ट में कौन-कौन सी नई गतिविधियां हुई हैं, जिनको जानना हमारे लिए आवश्यक है। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ें, उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं। साथ ही हमको ये भी बताएं कि हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए और क्या-क्या कर सकते हैं। तो आते हैं अपने वीडियो के ऊपर और आज का पहला प्रश्न हमने कभी अपने एक पिछले वीडियो में आपसे पूछा था, जिसके ऊपर चर्चा अधूरी रह गई थी, जिसको आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो है हाल ही में कौन भारत की सबसे युवा मेयर बनी हैं। ऑप्शन ए है रवीना पाल, ऑप्शन बी है आर्या राजेंद्रन, ऑप्शन सी है मोनिका दास और ऑप्शन डी है अंजलि त्रिपाठी। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना था और इसका सही उत्तर है आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन के बारे में जब हम बात करें तो वो वर्तमान में कॉरपोरेशन ऑफ तिरुवनंतपुरम, मतलब कि जो केरला की राजधानी है, उसके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर बनी है, जिसकी पॉपुलेशन, जिसकी जनसंख्या आज की तारीख में 9,57,730 है। जब उनकी नियुक्ति इस पद के ऊपर हुई तो उनकी आयु सिर्फ 21 वर्ष की थी और जब उनका इलेक्शन हुआ वो साल था सन 2020 और वो सीपीआईएम पार्टी को बिलोंग करती हैं, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की सदस्य हैं। जब हम बात करें कि इसके पहले ये रिकॉर्ड दो लोगों के नाम था, इनमें से एक नाम आता है सबिता बेगम का। सबिता बेगम, जिनकी नियुक्ति सन 2000 में हुई थी और वो 2004 तक इस पद के ऊपर रही थी और वो 23 वर्ष की अवस्था में कोल्लम कॉरपोरेशन के मेयर बनाई गई थी। उनका संबंध भी सीपीआईएम पार्टी से ही था, जिसका संबंध आर्या राजेंद्रन के साथ भी है। जिस कॉरपोरेशन की सबिता बेगम मेयर बनी थी, उसकी जनसंख्या तब 3,97,419 हुआ करती थी। उसके अलावा सविता बेगम के साथ में ही ये रिकॉर्ड संजीव गणेश नाइक के नाम पर भी रहा है, जो नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की पोस्ट पर रहे थे और उस समय उनकी अवस्था भी 23 वर्ष की ही थी। और जिस कॉरपोरेशन के वो मेयर बने थे, उसकी पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या 3,18,000 हुआ करती थी। न- संजीव गणेश नाइक सन 1995 से लेकर के 2009 तक इस पोस्ट पर रहे, इस पद के ऊपर रहे। उनका संबंध एनसीपी से था, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से था और वो नवी मुंबई सैटेलाइट सिटी के पहले मेयर बने थे। आर्या राजेंद्रन का जन्म 12 जनवरी 1999 को हुआ था और वो केरला के अंतर्गत नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुडावनमुकल वार्ड से सभासद चुनी गई थी, जहां से उनकी नियुक्ति मेयर के पद पर की गई। इसके पहले आर्या राजेंद्रन बाल संघम नामक एक केरला के सबसे बड़े चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट प्रेसिडेंट की पोस्ट पर भी रह चुकी हैं। तो इस लिहाज से ये प्रश्न जो है हमारा, और ये नाम आर्या राजेंद्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर और ये प्रश्न क्या कहता है कि किस कंपनी ने भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। अब ये अपने टाइप में भारत का पहला कार्ड है, इस बात को ध्यान में रखना है। और हमारे सामने ऑप्शंस हैं, पहला एचएसबीसी, दूसरा रुपीक, तीसरा क्रेडिला और चौथा डीएचएफएल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रुपीक, मतलब कि ऑप्शन बी। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऋण प्लेटफॉर्म रुपीक है, उसने ये पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है।
जो उद्देश्य है कि इस कार्ड की मदद से करोड़ों उपभोक्ता बार बार होने वाली ऋण की अपनी जरूरतों को अपने निष्क्रिय पड़े हुए स्वर्ण आभूषणों की ताकत से पूरा करने में सक्षम होंगे। कंपनी का ऐसा सोचना है कि यह प्रत्यक्ष ऋण चाहने वालों को जल्दी और सस्ता विकल्प देगा, और ये अपनी तरह का चूंकि पहला कार्ड है जिसमें कोई सवाल नहीं किया जाएगा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और 60 मिनट से भी कम समय में ग्राहक के दरवाजे पर ये ऋण जो है वो उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस बात की घोषणा सुमित मनियार, जो फाउंडर एंड सीईओ हैं रुपीक के, उन्होंने की, और पहले चरण में ये कार्ड भारत के 14 शहरों में लाइव हुआ है, और अगले चरण में इसको 16 और शहरों में लाइव करने का प्लान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहां पर क्या हो जाता है? रुपीक। ठीक। तो अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं कि किसे होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड HCIL के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न के हमारे 4 ऑप्शन हैं: जॉय फिलिपी, ऑप्शन बी एलन मुरे, ऑप्शन सी जेम्स नुकुरा, और ऑप्शन डी ताकुया तसुमुरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे सामने ऑप्शन डी ताकुया तसुमुरा। ठीक। तो जापानी वाहन निर्माता कंपनी होंडा ने यह उत्तरदायित्व ताकुया त्सुमुरा को नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में दिया है। इनकी नियुक्ति 10 अप्रैल सन 2022 से प्रभावी होगी, और वह गाकू नकानिशी की जगह पर इस जिम्मेदारी का वहन करेंगे, जो भारत से एशिया और ओशियाना क्षेत्र में होंडा के ऑटोमोबाइल व्यवसाय के महाप्रबंधक के रूप में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। वैसे ये बात देखने दीगर है और देखने काबिल है कि जो होंडा हीरो के साथ में मिलकर के अभी तक मैन्युफैक्चरिंग करती थी, ठीक, और अब उसने अपने सीईओ को बदल करके अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में प्रोग्रेस करने के, ग्रो करने के ऑप्शंस को ओपन करने के लिहाज से ये नियुक्ति की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ताकुया तसुमुरा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है, कौन भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है? मतलब कि बाहरी देशों में से। ऑप्शन ए बोलता है श्रीलंका, ऑप्शन बी बोलता है पाकिस्तान, ऑप्शन सी बोलता है भूटान, और ऑप्शन डी कहता है नेपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नेपाल। ठीक। तो यूपीआई, सबसे पहले तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक। और इसको अपनाने वाला नेपाल पहला देश बन गया है। यहां भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसको हम शॉर्ट में NPCI कहते हैं, और इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जिसको हम NIPL कहते हैं, उसने नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीपीएस कहते हैं, और मनम इन्फोटेक के साथ में हाथ मिलाया है, उसके साथ में करार किया है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जीपीएस नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली का परिचालक है, और मनम इन्फोटेक नेपाल में यूपीआई को लागू करेगी, ऐसा प्रोविजन है। अच्छा, सबसे पहले जो यूपीआई सिस्टम है उसको 11 अप्रैल सन 2016 को डॉक्टर रघुराम राजन ने भारत में लॉन्च किया था, और जो ऐप लॉन्च किया गया था उसी का नाम भीम है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण में जिन नामों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की जानी चाहिए, उसमें से जीपीएस के सीईओ का नाम है राजेश प्रसाद मनंदर। एनआईपीएल, जो यहां पर दूसरा जरूरी नाम दिखाई दे रहा है, उसके सीईओ का नाम है रितेश शुक्ला। और जो मनम एक नाम यहां पर सुनने को मिला, जो नेपाल में मनम इन्फोटेक जो नेपाल में सक्रिय है, उसके डायरेक्टर का नाम है नागबाबू रेमिनेनी। ठीक। इन लोगों ने आपस में बैठ करके ये समझौता किया है, और नेपाल में यूपीआई को अच्छे से लागू किया जा सके, इस बात की योजना बनाई गई है।
अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अब यहां पर पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान यूनिलीवर, दूसरा ऑप्शन है हुंडई इंडिया, तीसरा ऑप्शन है अशोक लेलैंड और चौथा ऑप्शन डी है डाबर इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे सामने डाबर इंडिया। वैसे तो डाबर भारतीय मार्केट में पहले से ही एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और अब उन्होंने घोषणा की है कि वो पूरी तरीके से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई हैं, जिसको हम एफ एम सी जी बोलते हैं। तो डाबर ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह किया है, उसका प्रसंस्करण किया है और पुनर्चक्रण किया है। मतलब कि उसको कलेक्ट किया है, उसको प्रोसेस किया है और उसको रिसाइकिल किया है, ठीक है। तो उसके अलावा हम्म, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल जो 2017-18 में शुरू की गई थी, उसने अब हमको एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर दिए हैं। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होता है? ऑप्शन डी, डाबर इंडिया। तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न भी पहले ही प्रश्न की तरीके से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और ये क्या कहता है? कौन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुई हैं? ऑप्शन ए है श्रुति देसाई, ऑप्शन बी है कला रामचंद्रन, ऑप्शन सी है प्रीति वोहरा और ऑप्शन डी है नीलम आचार्य। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर ऑप्शन बी, कला रामचंद्रन। तब जब हम कला रामचंद्रन के बारे में बात करें तो वो जो अभी तक इनकम्बेंट पुलिस कमिश्नर थे के राव, उनकी जगह लेंगी। ठीक, और अभी तक कला रामचंद्रन ए डी जी पी स्टेट्स विजिलेंस ब्यूरो, जिसको हम एसवीबी कहते हैं, उसमें एडीजीपी की पोस्ट पर रही हैं। इसके पहले वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेंट्रल डिप्यूटेशन के पे भी आई थी, जहां पर वो 2001 से थी और उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी जो मेघालय में है उसको भी हेड किया हुआ है और उनका कार्यकाल 2017 से 2020 तक था। ठीक, कुछ एक बातें और जो ध्यान देने काबिल हैं कि कला रामचंद्रन सन 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और इससे पहले वर्ष 2006 में जब जब से गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरेट का गठन किया गया था, उसके बाद से पहली बार ऐसा है कि किसी महिला को वहां के पुलिस कमिश्नर बनने की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, कला रामचंद्रन। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर और वो प्रश्न है कि कौन व्यक्ति वर्ष 2022-23 के लिए आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो जब हम बात करें ऑप्शंस के लिए तो ऑप्शन ए है हमारा देवाशीष मित्रा, ऑप्शन बी है मयंक भुल्लर, ऑप्शन सी है रश्मि देसाई और ऑप्शन डी है अंजलि माथुर। तो यहां पर सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, देवाशीष मित्रा। पहले तो हम आईसीएआई के फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, जो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और इसके नए अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2022-23 के लिए देवाशीष मित्रा को चुना गया है। मित्रा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हैं ही, साथ में कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पे भी के तरीके से भी काम करते हैं। उनके पास वाणिज्य में मास्टर डिग्री है और वह कानून में स्नातक होने के साथ साथ एक योग्य सूचना प्रणाली के लेखा परीक्षक भी हैं। इसके अलावा जो और दूसरी बात जानने काबिल है वो ये कि देवाशीष मित्रा को आईसीएआई का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं पर अनिकेत सुनील तलाटी को आईसीआई का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है वर्ष 2022-2023 के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है? ऑप्शन ए, देवाशीष मित्रा।
अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न क्या कहता है कि EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 46 यानी कि 46वां, ऑप्शन बी 55वां 55th, ऑप्शन सी 67वां 67th, और ऑप्शन डी 89वां 89th। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 46वां 46th प्लेस। तो सबसे पहले तो जब हम EIU के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक, जिसका सर्वेक्षण सन 2021 में जब आया तो उसमें भारत को 46वां स्थान दिया गया। इस रिपोर्ट में दुनिया के 167 लोकतांत्रिक देशों में केवल 21 को ही पूरा लोकतांत्रिक कहा गया है। इसमें 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं और 2 टेरिटरीज हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे को सबसे बेहतर लोकतांत्रिक देश बताया गया है, मतलब कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे नॉर्वे है, जहां पर ये यूनिट सबसे जहां पर उनकी मार्किंग सबसे हाई है। ठीक, ये रिपोर्ट 10 फरवरी सन 2022 में पब्लिश की गई थी, और जिसमें भारत के अलावा भारत और अमेरिका दोनों को त्रुटिपूर्ण वाले देशों में जगह दी गई है। भारत को 6.91 मार्क्स मिले हैं, और वहीं अमेरिका को 26वां स्थान मिला है, जो भारत से थोड़ा सा अच्छा है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को, हमारे अभिन्न मित्र पाकिस्तान देश को 104वां स्थान इस सूची क्रम में दिया गया है। यह जो इंडेक्स बनाई जाती है उसमें इलेक्टोरल प्रोसेस, सिविल लिबर्टीज, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल कल्चर, ये कुछ एक बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके इस इंडेक्स को बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए 46वां स्थान। ठीक, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? इसके जवाब में पहला ऑप्शन है अद्वैत आचार्य, ऑप्शन बी है संत रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी है ब्रह्मानंद स्वामी, और ऑप्शन डी है संत चरणदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संत रामानुजाचार्य। ठीक, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया है। श्री रामानुजाचार्य की इस मूर्ति की ऊंचाई 216 फीट है। ठीक, और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी पंचलोहा, ठीक, उससे बना हुआ है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल होते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी संत रामानुजाचार्य। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? अब इसमें पहला ऑप्शन है यूक्रेन, दूसरा ऑप्शन है रशिया रूस, तीसरा ऑप्शन है इजराइल और चौथा ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इजराइल। वैसे भी इतना बोल्ड स्टेप उठाने की जो काबिलियत है वो इजराइल में ही है, और इजराइल के परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्रालय ने नागरिक हवाई क्षेत्र में संचालित करने के लिए मानव रहित विमान वाहन यूएवी जिनको हम कहते हैं, उसके लिए देश के पहले प्रमाणन की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ऐसा करने वाला वो विश्व का पहला देश बना है जो इरिगेशन मतलब कि कृषि, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, और क्राइम मतलब अपराध के खिलाफ लड़ाई में जनता और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए अनुमति देने वाला देश बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी इजराइल। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न क्या कहता है कि किस राज्य की सरकार ने नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, और पहला ऑप्शन है हमारे सामने असम,
दूसरा ऑप्शन है हमारे सामने उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आसाम। ठीक है। तो असम भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने नौका सेवाओं के लिए नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप की सुविधा दी है। उस एप्लीकेशन को उसने लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सपोर्ट से परिवहन विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी के मसौदे का गहन सर्वेक्षण किया गया, जिसके बाद मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है आसाम। और जो दूसरा नाम पता होना चाहिए है वो है कि आईआईटी मद्रास में के जो हमारे रिसर्च हैं, वैज्ञानिक हैं, के राजू, उसके वो भी, उनका नाम भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और ये बहुत ही लाइव टॉपिक है अभी हमारे सामने रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। और प्रश्न कहता है कि किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये प्रश्न इसलिए भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके द्वारा जो भी खिलाड़ी है उसने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान भी स्थापित किया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ऑप्शन ए है हमारा डेनिल मेडवेडेव, ऑप्शन बी रोजर फेडरर, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक और ऑप्शन डी राफेल नडाल। वैसे तो देखा जाए नोवाक जोकोविक इसी बीच में कंट्रोवर्सी में फंसे थे, क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया था कोविड का, जिस वजह से उनको ऑस्ट्रेलिया में एंट्री नहीं दी गई थी। तो वैसे तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी राफेल नडाल, जो इस समय 35 वर्षीय हैं और उन्होंने फाइनल में जो ऑप्शन ए हमारा लिखा हुआ है डेनिल मेडवेडेव, उनको ही हरा करके खिताब अपने नाम किया था। और इसके थ्रू उन्होंने क्या कीर्तिमान बनाया कि उसने अपने कैरियर का दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और ओवरऑल 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उन्होंने इसके साथ ही रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविक का 20-20 ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब जीतने का रिकॉर्ड तोड़ा, जो जो अब तक 145 साल के ग्रैंड स्लैम के इतिहास में अभी तक हाईएस्ट था, और वो अब राफेल नडाल के नाम पे आ चुका है। ठीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है हमारा राफेल नडाल। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है कि किस शहर में 100 चार्जिंग पॉइंट वाला भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खुला है। ऑप्शन ए है हमारे सामने शिमला, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी गुरुग्राम और ऑप्शन डी ग्वालियर। तो यहां पर कुछ, इस प्रश्न को हम तो बहुत क्या कहते हैं, इजी कहेंगे इस मामले में, क्योंकि इन सब जगहों पे जो जगह सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है वो है हमारी ऑप्शन सी गुरुग्राम, जिसको हम कहीं ना कहीं जो एनसीआर का पार्ट तो है ही, और जिसको हम बहुत ही डेवलप्ड सिटी के तौर पर काउंट करते हुए चलते हैं। तो ये जो चार्जिंग स्टेशन है वो गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर, दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर खोला गया है। ठीक। ये भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है अभी तक का। और लेकिन इसके पहले नवी मुंबई में 16 एसी और 4 डीसी चार्जर वाला स्टेशन सबसे बड़ा माना जाता था, जिसको इस गुरुग्राम के इस चार्जिंग स्टेशन ने सुपरसीड किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, गुरुग्राम। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर कि किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिलाओं का एकल का खिताब जीता है, जिसमें ऑप्शन एक है तनीषा क्रास्टो, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, ऑप्शन सी है अन्ना चियोंग और ऑप्शन डी है त्यो मेई जिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, वैसे तो काफी इजी उत्तर है, सभी हर कोई गेस कर सकता है, सही उत्तर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं। उन्होंने पिछले ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था और उसके पिछले ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल इंडिया के लिए जीता था, जिन्होंने इस बार अपने करियर में
अपनी हमवतन मालविका बंसोद को हरा करके इस खिताब को अपने नाम पर किया है। ये पीवी सिंधु का दूसरा सैयद मोदी खिताब है। इसके पहले उन्होंने सन 2017 में BWF विश्व टूर सुपर 300 टूर्नामेंट का खिताब भी जीता था। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है कि किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चंडीगढ़, या ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लखनऊ। अर्थात कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू की गई है। इसे एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस और द्रोणाचार्य अवार्डी तथा भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके लॉन्च किया है। इस मोस्ट मॉडर्न सेंटर का टारगेट है कि सन 2024 के पैरा ओलंपिक्स में भारत की पदक की उम्मीदों में सुधार हो, और ये इंश्योर किया जाए कि 2024 के जो पैरालंपिक्स होंगे उनमें भारत बैडमिंटन में एक पदक जीत करके वापस आए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसका कंटेंट, इसमें जो डिस्कशन हमने किया, जो चर्चा की है, वो आप सभी को पसंद आई होगी। और आपके जो भी ऑब्जर्वेशन हैं, जो भी कमेंट्स हैं, उनको कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने सुधार के लिए और क्या क्या कर सकते हैं ये भी हमको बताएं। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।